गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप जुड़ चुके हैं आईएएस पीसीएस डिकोडर के साथ। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है बजट 2025-26 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिहार बीपीएससी को देखते हुए, यूपी पीसीएस एआरओ को देखते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बजट, ये 2025-26 इसको जो पार्लियामेंट में है किसने प्रस्तुत किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 8th स्ट्रेट बजट। क्या है? 8th स्ट्रेट बजट ऑन February 01, 2025 फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनका 8वां स्ट्रेट बजट था। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी का। सी सरपास द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी मोरारजी देसाई। इसने किसको सरपास किया? ये जो रिकॉर्ड तोड़ी हैं, किनका रिकॉर्ड तोड़ी है भाई? आपको ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई जी का। फॉर्मर ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। द साड़ी एडॉन्ड विथ इंट्रिकेट मधुबनी आर्टवर्क, मतलब वो जो साड़ी पहनी थी ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस वजह से कि उसमें ना मधुबनी आर्टवर्क था। क्या था? उस साड़ी पर मधुबनी आर्टवर्क था, ये ध्यान रखना है। वॉज ए थॉटफुल गिफ्ट फ्रॉम पद्मश्री अवार्डी दुलारी देवी। उनको ये साड़ी किसने गिफ्ट करी थी? पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली, पद्मश्री से सम्मानित कौन? दुलारी देवी जी। ठीक है, सिम्बलाइजिंग ए ट्रिब्यूट टू द कंट्रीज ओल्ड आर्ट फ्रॉम इट्स स्किल्ड आर्टिशंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो साड़ी बनी थी उसमें कौन सा आर्ट वर्क था, वो ध्यान रखना है, वो मधुबनी आर्ट वर्क था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बजट का जो थीम था, आपको ध्यान रखना है, बजट का जो थीम था वो क्या था? वो था आपका सबका विकास। क्या था? सबका विकास, याद रखेंगे ना, वो था सबका विकास। ठीक है, अब देखिए कि बजट जो है, हम थोड़ा समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इंडियन बजट। इंडियन बजट का क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना, वो क्या है? डिफाइंड इन आर्टिकल 112। किसमें? आर्टिकल 112 में डिफाइन किया हुआ है। क्या? ये आपका बजट। लेकिन एज एन एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वो जो है ना, वहाँ पे कोई वर्ड बजट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बजट इटसेल्फ इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये बजट एक्चुअली होता क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट बताती है कि हमारा जो एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है, जो हम पैसा मिलेगा हमको, जो खजाने में आएगा, वो कितना है, और जो हम मतलब कि स्पेंड करेंगे, ठीक है, जिसको खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का खर्च होगा बहुत सारी चीज़ों पे होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंबाइंडली ये बोलते हैं इसको हम लोग बजट या बजट फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी है ये बजट प्रिपेयर करने की? तो आपको याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। समझ में आ गई बात? कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। ठीक है, बजट वर्ड एज सच कहीं मेंशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ बजट ऑफ इंडिया देखते हैं। हिस्ट्री बजट का क्या है? देखो, सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को, ठीक है, जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया एज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। कब? आज़ादी से पहले। कौन? जेम्स विलियमसन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन है? जेम्स विल्सन। ठीक है, प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया एज ए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन? जेम्स विल्सन, आज़ादी से पहले। अब आते हैं कि 1947-48 में, ठीक है, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय कौन थे? मिस्टर लियाकत अली खान। कौन थे? मिस्टर लियाकत अली खान, याद रखना है। ठीक है, मिस्टर लियाकत अली खान। ठीक है, प्रेजेंटेड दी बजट एज इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट में किसने प्रेजेंट करा था? मिस्टर लियाकत अली खान 1947-48 में। अब ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं। ये तो था एक तो 1860, अब ये 1947-48। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद 26 नवंबर 1947 को किसने प्रेजेंट किया? आर के षणमुखम शेट्टी। कौन? आर के षणमुखम शेट्टी प्रेजेंटेड दी इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट बजट। याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने रखा था? आर के षणमुखम शेट्टी, याद रख लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 26 नवंबर 1947 को। अब देखिए बजट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना बजट को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। ठीक है, वो कर देती हैं, तो वो बजट फिर जनरल डिस्कशन ऑन बजट होता है। सेकंड स्टेप में
इन बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउस में सेकंड स्टेप में, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप आपका फर्स्ट था, ठीक है। स्टेप 2 पे क्या होता है, जनरल डिस्कशन ऑन बजट इन बोथ दी हाउसेस। इसमें लॉन्ग डिस्कशन नहीं होते, शॉर्ट डिस्कशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइजेज इंडिविजुअल मिनिस्टर्स डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब क्या होता है, जो हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी हुई है ना, हर एक मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज, उन सब के पास ये जो डिपार्टमेंट के डिमांड्स हैं, ग्रांट्स हैं, उसको भेजा जाता है, उसको वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है सर। और फिर उसके बाद चौथे स्टेप में क्या होता है, डिटेल डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा में। ये चौथे स्टेप में जब वहाँ से स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है वो अपना रिपोर्ट भेज देती है, फिर उसको डिस्कस करते हैं कहाँ पर, हम लोग दोनों सदनों में, ठीक है। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन होता है। सेकंड स्टेप में डिटेल डिस्कशन नहीं, एक शॉर्ट डिस्कशन, जनरल डिस्कसन होती है, और फिर उसको भेज दिया जाता है स्टैंडिंग कमिटीज़ में थर्ड स्टेप में। और फिर फोर्थ स्टेप में जाकर के ये जनरल जो डिटेल डिस्कशन होता है वो फोर्थ स्टेप में होता है, ठीक है, और दोनों ही सदनों में होता है, ठीक है। ठीक इसी में डिमांड फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा भी रखा जाता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये आपका फोर्थ स्टेज में ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारे डिमांड्स अप्रूव हो जाते हैं लोकसभा से, उसके बाद ये फिर अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास होता है फाइनली, कौन से स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे जो भी यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, तब जा कर के जितना बजट जिस डिपार्टमेंट को मिला है उसको वो दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट को जो क्लासीफाई करते हैं कैसे, देखो रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स आता है, इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं आपके रेवेन्यू बजट में, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, बस सिर्फ ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि इसमें क्या, इस बजट में क्या है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कैपिटल बजट में इंक्लूड्स क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो बजट था जिसका थीम था क्या, सबका विकास, उसमें जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट एज हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट। यूनियन बजट का में जो जर्नी है उसको कैसे हाईलाइट किया गया। देखो सबसे पहली बात ना, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट ध्यान रखना है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ है ना, तो टोटल इस बार कितने, 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है। 1 एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई, थर्ड इन्वेस्टमेंट और फोर्थ एक्सपोर्ट, याद रखेंगे। 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें इस जर्नी में हम लोग क्या देखेंगे कि द फ्यूल, किसको बोला गया है, फ्यूल, रिफॉर्म्स जितने लाए गए हैं ना उसको क्या बोला गया है कि ये हमारे बजट का फ्यूल होगा। समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना है। रिफॉर्म को क्या बोला गया है, फ्यूल बोला गया बजट का। इंक्लूसिविटी को वो क्या है, गाइडिंग स्पिरिट है। हमारा जो गाइडिंग स्पिरिट है कि भाई हम किस वजह से जो कर रहे हैं, ये हमको ये स्पिरिट कहाँ से मिल रही है, इसका स्पिरिट है क्या, इंक्लूसिविटी। भाई सबका, बजट में नाम क्या है, सबका विकास, तो इंक्लूसिविटी ये गाइडिंग स्पिरिट है इस बजट का। डेस्टिनेशन इस बजट का क्या है, विकसित भारत, याद रखना है। डेस्टिनेशन क्या है इसका, इस बजट का, वो है विकसित भारत, याद रखेंगे। फ्यूल इस बजट का कौन है, रिफॉर्म्स है। गाइडिंग स्पिरिट इस बजट का क्या है, इंक्लूसिविटी है। और डेस्टिनेशन इसका क्या है, फाइनली विकसित भारत बनना, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट याद रखेंगे। और वो अब देखिए इसके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल क्या हैं विकसित भारत के, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी ये जो स्लाइड देख रहे हैं सामने आप, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रिंसिपल्स है, आपको इसके जो प्रिंसिपल्स हैं विकसित भारत के वो क्या होंगे वो आप देखिए। ये प्रिंसिपल क्या है, देखिए सबसे पहले जीरो पॉवर्टी, याद रखना है क्या है, कोई भी पॉवर्टी नहीं रहेगी, ठीक है, कोशिश है हमारी जीरो पॉवर्टी। दूसरा क्या है, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, समझ में आ रही बात, ये देखिए ध्यान रखना, ये क्या है, 100% बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि 60-50, 100% गारंट गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। तीसरा इसका क्या है, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, क्या किसके बारे में बात कर रहा है, तीसरा इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है। फोर्थ है इसका 100% स्किल्ड लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी क्या बात कर रही है, देखो ये वो डाटा के साथ खेलेगा, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर के बारे में भी क्या बात कर रहा है, 100% स्किल्ड लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इस बजट का। 70% इन वुमन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, वुमन जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है वो कितना है, 70%, नॉट 100%, ठीक है। आपका 100% एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, 100% स्किल लेबर और एम्प्लॉयमेंट, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वुमन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो उसमें कितना परसेंट का सोच रहा है, 70%, ध्यान रहे। फार्मर मेकिंग आवर कंट्री दी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो फार्मर है इसको क्या बोला गया है, ये जो है हमारी कंट्री को बना रहा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारा देश अब इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि ये बाहर भेज भी सकता है। तो याद रखें कौन सा, जीरो पॉवर्टी, 100% स्कूल एजुकेशन गुड क्वालिटी, चौथा एक्सेस टू हाई क्वालिटी, तीसरा एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है, 100% स्किल्ड लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट और 70% वुमन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ रही बात। तो आपका जो छठा है वो क्या है, फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री दी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये 6 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। द बजट
प्रोपोजेस डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, देखो बजट का इस बार का जो फोकस है ना, ये भी याद रखना है, ये पूरा स्लाइड ही आपको बढ़िया से देख लेना है, बस एक बार ढंग से देख लो ये पता चल जाएगा। बजट का जो इस बार फोकस है वो कौन है? गरीब, यूथ, अन्नदाता मतलब फार्मर, और नारी मतलब वुमन। तो इस बजट का फोकस कौन है? गरीब है, यूथ है, अन्नदाता है और नारी है। समझ में आ गई बात? ये आप पूरा स्लाइड एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। 4 इंजन ऑफ ग्रोथ, उसके बाद फ्यूल क्या है, गाइडिंग स्पिरिट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है विकसित भारत के, ठीक है। अब ये आ जाइए बजट 2025 एट ए ग्लांस, जो सबका विकास है वो देखो, ये आपको ध्यान यहाँ रखना है, ये 2025-26 में जो बजट एस्टीमेट है, ठीक है। ये देखिए इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में कितना बात किया गया है? 30.4.2 लाख करोड़, ठीक है। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट 2025-26 का कितना बजट एस्टीमेट में? 16.4 करोड़। अब देखो टोटल रिसिप्ट फिर कितना हो जाएगा? अब टोटल रिसिप्ट जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 34.2 प्लस 16.4 कितना हो जाएगा? यानी कि 50.6 लाख करोड़ का हमारा क्या है? हमारा है रिसिप्ट आएगा। कितना आएगा? कैपिटल रिसिप्ट उसमें कितना आएगा? 16.4, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आएगा? 34.2, जो कि होता है 50.6 लाख करोड़। तो बजट इस बार का जो है ना वो कितना है भैया? ये 50.6 लाख करोड़ है। समझ में आ रही बात? लाख करोड़ है, ध्यान रखेंगे ना, 50.6 लाख करोड़, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये हमारा रिसिप्ट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अब देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर इसी तरह से आपको देखना है 2025-26 में ये कितना है? 15.5 इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 39.4 लाख करोड़, ठीक है। इसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 39.4 लाख करोड़, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा? 15.5 लाख करोड़, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो आप ये देखो, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रेवेन्यू हमारा 50.6 लाख करोड़ है, ठीक है। तो डेफिसिट तो होगा ही। तो अब आप देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि आप डेफिसिट का ट्रेंड देखिए। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी डेफिसिट के ट्रेंड के बारे में भी, ठीक है, कि भाई पिछले 5 साल में कैसा है, पिछले 6 साल में कैसा है, पिछले 10 साल में कैसा है। तो आपको देखना है ये जो फिस्कल डिफिसिट है, ये ब्लू वाला क्या है? फिस्कल डिफिसिट है। देखो फिस्कल डिफिसिट जो होगा ना वो 4.4% ऑफ जीडीपी के बारे में बात कर रहा है। फिस्कल डिफिसिट कितना अनुमान लगाया जा रहा है इस बजट में? कि भाई 4.4% ऑफ जीडीपी होगा। रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? ये रेड वाला है, देखो 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? 1.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा भाई? ये देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वो क्या है? ग्रीन कलर वाला, वो 0.3% ऑफ जीडीपी होगा, ठीक है। और प्राइमरी डिफिसिट हमारा कितना होगा? 0.8% ऑफ जीडीपी। समझ में आ गई बात? तो याद रखना फिस्कल डिफिसिट कितने के बारे में बात कर रहा है? 4.4%। रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? 1.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? 0.3% ऑफ जीडीपी। और प्राइमरी डिफिसिट कितना होगा? 0.8% ऑफ जीडीपी। अब आप देखो ये ट्रेंड थोड़ा सा देख लो कि 2020-21 में जब क्या था, जब कोरोना था, तो हमारा सब कुछ देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हाई था, सारा डेफिसिट देख रहे हो बहुत हाई था ना। उसके बाद ये कोरोना के बाद 2020-21 के बाद ये कंटिन्यूअस घटा है, याद रखना। देखो 6.7%, 6.4, फिर 5.6, फिर 4.8, इसी तरह ये 4.4, 4, 2.6, 3.3, फिर 2.8, 3.3 के बाद 3, फिर 2, और फिर ये घटा है। उसके बाद जो हमारा जो ये प्राइमरी डेफिसिट है वो 3.3 है, फिर 2.8 है। तो आपको ध्यान रखना है 2020-21 से लेकर के अब तक जो है ना ये सारे डेफिसिट घटे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे 10 साल का देखेंगे तो फिर ये बीच वाला स्पाइक दिख रहा है आपको, ये तो ये मतलब बढ़ा घटा दोनों फ्लक्चुएशंस में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2020-21 से हमारा ये सारा डेफिसिट जो है वो घटा है, ठीक है। ये आप बढ़िया से देख लीजिए। अब आप देख लीजिए कि ये जो आप रिसिप्ट्स देख रहे थे, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो एक्सपेंडिचर देख रहे थे आप, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो आ रहा है, वो किससे आ रहा है? यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है बोरोइंग एंड अदर पब्लिक लायबिलिटीज़। वो कितना है? 24%। कितना है ये? 24%। उसके बाद 22% हमारा इनकम टैक्स से आता है। तो सेकंड में जो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इनकम टैक्स से आ रहा है। पहला बोरोइंग से हम लोग को मिल रहा है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, और दूसरा इनकम टैक्स। तीसरा देखिए आप, अब देखिए ये 18% जीएसटी है। समझ में आ रही बात? 18% जीएसटी है। चौथा आपका हो जाएगा कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। बाकी फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट वगैरह ये सब है। तो आपको ये 4 ऑर्डर में याद रखने। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? बोरोइंग से, मतलब उधार और अदर लायबिलिटीज से। दूसरा हमारा इनकम टैक्स से आ रहा है। तीसरा हमारा कहाँ से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा है। और चौथा कॉरपोरेशन टैक्स। ये ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए ये चार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो रुपीज़ जा कहाँ रहा है? सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वो हो रहा है आपका 22%, वो हो रहा है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। जो हम स्टेट्स को जो शेयर देते हैं ना,
ठीक है, यूनियन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो देती है स्टेट को शेयर, वो कितना है भाई, वो है 22% के साथ सबसे ज़्यादा स्टेट को शेयर हम लोग सबसे, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पैसा यूनियन गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है वो कहाँ है, स्टेट के शेयर में, ठीक है। दूसरा 20% के साथ कौन है, ये है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, समझ रहे हो। ये भी एक दुख की बात है क्योंकि आप जितना लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में सेकंड एक्सपेंडिचर जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो हो रहा है हमारा, वो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर कि ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। कौन सा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में हमारा कितना हो रहा है, वो हो रहा है 16%, ठीक है। तो तीसरा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, तो ये एक्सक्लूड करके यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमारा कितना जा रहा है, वो 16%, तीसरा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है, वो चौथा हमारा डिफेंस है, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ये सारा एक ही ब्रैकेट में है और वो कितना 8% वाले ब्रैकेट में, ये सारे मिलकर चौथे पोजीशन में 8% के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अदर एक्सपेंडिचर है, और फिर मेजर सब्सिडीज़ वगैरह में 6% हमारा खर्च हो रहा है। तो याद रखना है ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले स्टेट के शेयर्स, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा खर्च। उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट जो लोन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आपका है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। चौथे में आपका तीन चीज़ जो ब्रैकेट में आता है वो कौन है, डिफेंस में 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी 8%, और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में भी 8%। तो ये याद रखेंगे आप ऑर्डर में, ठीक है। अब आ जाइए कि एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। देखो सबसे ज़्यादा जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, डिफेंस में। उसका जो बजट है वो इस बार कितना है, 4,91,732 करोड़, याद रखना है, ठीक है। 4,91,732 करोड़, ये याद रखना है, ये किस में है, ये डिफेंस में है, ठीक है। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट में है वो कितना है, 2,66,817 करोड़। तीसरा में होम अफेयर्स में कितना है, 2,33,221 करोड़। चौथे में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 1,71,437 करोड़। एजुकेशन में 5वें पोजीशन पे हमारा 1,28,650 करोड़। और हेल्थ हमारा 6ठे पोजीशन पे है, वो है 98,311 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट हमारा 7वें नंबर पे है, वो है 96,777 करोड़, ठीक है। ये आपको पहले 5 याद रखने हैं, पहला डिफेंस, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तीसरा होम अफेयर्स, चौथा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, पांचवा एजुकेशन, छठा हेल्थ। तो इसके थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लीजिए, डिफेंस में एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, इस बार का बजट जो है वो 4,91,732 करोड़। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट है वो 2,66,817 करोड़। होम अफेयर्स 2,33,211 करोड़। एजुकेशन पे कितना है, 1,28,650 करोड़। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये देख लीजिए पूरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए द प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स स्पेंड 10 ब्रॉड एरियाज, ठीक। फोकसिंग ऑन, हमको पता है कि अभी हमने बताया फोकस किस इस बजट का किस पर है, गरीब पर है, यूथ पर है, और अन्नदाता और नारी पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ये जो 10 ब्रॉड एरियाज़ है, ये 10 ब्रॉड एरियाज़ कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर पे एक एरिया है इसका। बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस, ये दूसरा है। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, ये तीसरा है। चौथा है बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ठीक है। पांचवा सपोर्टिंग एमएसएमईज, ठीक है। छठा इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट। सातवां इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। आठवां सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज। नौवां प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड 10वां नर्चरिंग इनोवेशन, ठीक है। ये आपको 10 ब्रॉड एरियाज़ हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए दिस बजट एम्स टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स अक्रॉस 6 डोमेन्स। इसका जो 6 डोमेन है ना, जिसके तहत ये काम करना चाह रहा है, ये 6 डोमेन भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 प्रिंसिपल आपने पीछे देखा था, अब ये 6 डोमेन देखिए, 6 डोमेन इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या है, पहला टैक्सेशन पे काम करेंगे, पावर सेक्टर पे काम करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट पे होगी काम, माइनिंग्स पे होगी, फाइनेंशियल सेक्टर पे भी होगी, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी लाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 6 जो हैं डोमेन्स हैं, वो 6 डोमेन क्या हैं, टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 50,65,345 करोड़ हम लोग, ठीक है। 50.6 देखे थे, 50.6 लाख करोड़, ठीक है, जो कि ये पिछले साल से 7.4% हाइयर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25। ध्यान रखेंगे ना, ये 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट से 7.4% हाइयर है, ठीक है। कितना है ये जो इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का, वो क्या, 50,65,345 करोड़, याद रखेंगे, 50.65 लाख करोड़। रिसिप्ट हमारा क्या है, द रिसिप्ट अदर दैन बोराइंग्स इन 2025-26 इज एस्टिमेटेड टू 34,96,409 करोड़। 34,96,409 करोड़ अदर दैन बोराइंग्स, याद रखना है, ठीक है। अबाउट 11.1% हाइयर दैन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25। ये जो है 11.1% हाइयर है 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट से, ठीक है। कितना है ये, 34,96,409 करोड़, जो कि इसमें बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है।
GDP, the government has estimated the nominal GDP growth rate of 10.1% इन 2025-26। याद रखना है कि बजट में हमारा जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो कितना दिखाया गया है, वो दिखाया गया 10.1%। ठीक है, ओवर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत के बजट में GDP ग्रोथ एस्टिमेट किया गया वो कितना किया गया 10.1%। अब डेफिसिट्स हमने अभी पीछे पढ़ा कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 1.5% ऑफ GDP, फिजिकल डिफिसिट कितना है 4.4% ऑफ GDP, प्राइमरी डिफिसिट कितना है 0.8% ऑफ GDP और इफेक्टिव प्राइमरी डिफिसिट कितना है 0.3% ऑफ GDP। ये आपको ध्यान रखना है डाटा। ठीक है, उसके बाद डेप्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू अराउंड 50 प्लस या माइनस 1% ऑफ GDP बाय मार्च 2031। इन 2025-26 द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर एस्टिमेटेड टू 56.1% ऑफ GDP। देखो जो 2025-26 में जो लायबिलिटीज़ है वो कितना है हमारा 56.1% ऑफ GDP है। ठीक है, एक बात ये बात हो गई, लेकिन हमारा एम क्या है 2031 तक हम क्या करना चाह रहे हैं, 2031 तक चाहते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है वो कितना हो जाए, वो 50 प्लस या माइनस 1% ऑफ GDP पे आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए 50 प्लस या 1%, यानी इस पर काम करना है, इसको घटाना पड़ेगा। अभी कितना है 56.1% है, टारगेट क्या है 50 प्लस या 1 प्लस या माइनस 1% ऑफ GDP बाय मार्च 2031। इसका मतलब हमें क्या बोलते हैं उसको -1 करेंगे तो 49 से लेकर के 51 के बीच में ही रखना है। समझ में आ रही है भैया, 49 से 51 के बीच में। तो ये है भी कितना 56.1% ऑफ GDP। अब हमने 4 इंजन ऑफ ग्रोथ पढ़े थे। फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ के तहत भारत सरकार एग्रीकल्चर पे वर्क करेगी और क्या बोलते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, देखो ये देखना है। इंस्पायरेशन क्या है, सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, द प्रोग्राम विल बी कवर्ड 100 डिस्ट्रिक्ट्स, लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको क्रॉप इंटेंसिटी, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। ये क्या बोलते हैं टारगेट इसका क्या है 1.7 करोड़। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ के तहत ये जो पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है ये, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये क्या PM धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, ये क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। इसके तहत क्या है, ये जो धन धान्य कृषि योजना लाया गया ये किस लिए लाया गया, ये लाया गया आपका, इसका इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिला, सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम द गवर्नमेंट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी 100 डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट जो चूज़ होगा वो किस आधार पे, 3 चीज़ है कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्टिविटी लो होगी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी होगी और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्रॉप इंटेंसिटी वहाँ पे कम होगी, मतलब एक साल में कितना फसल उगाया जाता है वो कम होगी, और उसके बाद बिलो एवरेज जो क्रेडिट पैरामीटर्स है, हम लोग को जो फॉर्मल क्रेडिट मिलते हैं क्या बोलते हैं फार्मर्स को, वो बिलो एवरेज है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा किसमें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। ठीक है, और ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे मतलब टारगेट करेगी। ठीक है, और ये जो इसका टारगेट क्या है कि इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को लाभ मिलेगा, कितना 1.7 करोड़ फार्मर्स को। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, देखो इसका टेन्योर कितना रखा है 6 साल। अब देखो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, हम लोग भारत जो है इसमें वेजिटेरियंस बहुत हैं और इसमें दाल भारत में लोग दबा के पीते हैं। ठीक है, बहुत लोग खाते जो पीते भी हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, इसका जो इसमें हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हम लोग का फोकस जो है दाल कौन सा दाल है, आपको ये याद रखना है, तुर उड़द और मसूर। कौन सा, तुर उड़द और मसूर दाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट। देखो इसको अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट, अनलिमिटेड इसका स्टोर करा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑफ दीज 3 पल्सेस, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, कौन सा, नाफेड एंड NCCF ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years फ्रॉम फार्मर्स हु रजिस्टर विद दीज एजेंसीज एंड इंटर इनटू एग्रीमेंट्स। देखो ये जो अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट होगा तो वो किस मतलब वो क्या, वो नहीं कि पूरे मतलब कि पूरी भारत में जितने क्या बोलते हैं फार्मर्स है सबसे नहीं, जो फार्मर NAFED और NCCF ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत सरकार की, इसके तहत रजिस्टर होंगी, उन्हीं से अनलिमिटेड अमाउंट में ये नेक्स्ट 4 साल तक इससे ये पल्सेस प्रोक्योरमेंट करेगी। कौन, भारत सरकार। समझ में आ गई बात। रजिस्टर्ड फार्मर, ऐसा नहीं कि टू ऑल फार्मर्स, याद रखना ऑल फार्मर्स नहीं, रजिस्टर्ड फार्मर विथ NAFED और NCCF। ठीक है, अब आते हैं इंडिया रैंक्स सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर। ध्यान रखना है इंडिया जो है फिश प्रोडक्शन और एक्वाकल्चर में कितना है, सेकंड लार्जेस्ट है। सी फूड एक्सपोर्ट्स आर वैल्यूड एट 60,000 करोड़। अभी हम लोग सी फूड एक्सपोर्ट कितने का कर रहे हैं, 60,000 करोड़ का। ठीक है, अब ये किसान क्रेडिट, ये एक इन्फॉर्मेशन था आपको ध्यान रखना, किसान क्रेडिट जो है का लोन लिमिट रेज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। जो किसान क्रेडिट जो होता था ना, किसान क्रेडिट कार्ड में
में जो लोन पहले मिलता था वो मैक्सिमम कितना मिलता था 3 लाख, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 5 लाख। अब कितना कर दिया गया भाई 5 लाख, समझ में आ गया, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। की फैक्ट क्या है, केसीसी फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स को अब तक ये शॉर्ट टाइम लोन्स दे चुकी है फिशरमैन्स एंड डेयरी फार्मर्स को। समझ में आ रही बात, ये सारे मिलकर के कितना लगभग 7.7 करोड़ ऐसे लोगों को लोन दे चुकी है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से। और इसका लिमिट बढ़ा करके ध्यान रखना है, लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया 5 लाख कर दिया, 2 लाख का लिमिट बढ़ा दिया, ये ध्यान रखना। यूरिया प्लांट कहाँ पे एक सेट होगा, ये नामरूप आसाम में, याद रखेंगे नामरूप आसाम में एक यूरिया प्लांट सेटअप होगा। सो फॉर 5 यूरिया प्लांट्स हैव बीन रिवाइव्ड अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा जो है ये छठा है, ठीक है, तो 5 ऑलरेडी यूरिया प्लांट्स हैं हमारे, वो कौन है, सिनरी झारखंड, बरौनी बिहार, गोरखपुर यूपी, रामागुंदम तेलंगाना और तालचेर उड़ीसा। याद रखेंगे ना भाई लोग, तो आपको याद रखना है कि सिनरी झारखंड, बरौनी बिहार, गोरखपुर यूपी, रामागुंदम तेलंगाना और तालचेर उड़ीसा में यूरिया प्लांट्स ऑलरेडी 5 हैं। अभी छठा जो इस बजट में मतलब यूरिया प्लांट लाने की बात की गई है वो कहाँ है, नामरूप आसाम में, ठीक है। सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ में अब आ जाते हैं एमएसएमईज़ में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ क्या है हमारा, एमएसएमईज़, ठीक है। रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमईज़। देखो एमएसएमईज़ का जो इस बार ना रिवीजन कर दिया गया है क्लासिफिकेशन के तरीके को। देखो क्या किया है, पहले जो था माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलते थे, जिसका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था कितना कि 1 करोड़ तक का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेस पहले जो थे वो कितना कहलाते थे 10 करोड़ तक वाले को, और मीडियम इंटरप्राइजेस कहते थे 50 करोड़ वाले तक के इन्वेस्टमेंट वाले क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब इसको लिमिट को बढ़ा कर दिया गया है, माइक्रो इंटरप्राइजेस जो पहले 1 करोड़ था अब कौन सा 2.5 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे माइक्रो। स्मॉल इंटरप्राइजेस कितना होगा 25 करोड़ तक जो करेंगे, और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो कितना 125 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको बोलेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अब समझ में आ रही बात कि भाई इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना कर दिया गया। समझ में आ रही बात, इन्वेस्टमेंट को देखो कितना, ये 1 करोड़ था 2.5 करोड़ है ना, ठीक है, ये 1 करोड़ से 2.5 करोड़ आया, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को कितना कर दिया है 2.5 गुना कर दिया है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इन्वेस्टमेंट को कितने गुने बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्राइटेरिया में न्यू क्लासिफिकेशन में। तो याद रखना है वो कितना है 2.5 करोड़, मतलब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। इसका मतलब अब माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट जो है अपर लिमिट तक कितना 2.5 करोड़ तक। स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन होगा, जो कि 25 करोड़ तक करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और मीडियम इंटरप्राइजेस कौन होगा, जो 125 करोड़ तक करेगा, ठीक है। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट में चेंजेस। अब आप बताइए, ये देखिए कि टर्नओवर लिमिट भी था, ठीक है। टर्नओवर लिमिट में क्या था कि जो पहले थे वो 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर था उसको माइक्रो बोलते थे, 50 करोड़ था उसको स्मॉल बोलते थे, और मीडियम किसको बोलते थे 250 करोड़। तो अब इसको जो है ये टर्नओवर लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। वो अब जो है रिवाइज लिमिट में वो माइक्रो कौन है 10 करोड़, जिसका टर्नओवर लिमिट टर्नओवर अप टू 10 करोड़ तक वाले को किसमें रखा गया माइक्रो में, अप टू 100 करोड़ तक को रखा गया है किसमें स्मॉल में, और अप टू 500 करोड़ तक को रखा गया है किसमें आपका मीडियम में। इसका मतलब देखो टर्नओवर लिमिट को कितना गुना बढ़ा दिया गया है, 2 गुना। ये कितना है 2.5 टाइम्स, ठीक है, ये कितना है 2.5 टाइम्स, और आपका ये कितना है ये 2 टाइम्स है। समझ में आ रही बात, ये 2 टाइम्स है, समझ में आ रही बात। तो ये 2 गुना जो है वो टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितना 2.5 गुना आया। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, तो समझ में आएगी बात। तो इसका मतलब अब जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है उसमें उसके अनुसार जो अपर लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा 2.5 करोड़, उसका जो टर्नओवर लिमिट होगा अगर उसका तो कितना होगा 10 करोड़, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल का 25 करोड़ 100 करोड़, उसी तरह से मीडियम इंटरप्राइजेस का होगा कितना 125 करोड़ और 500 करोड़, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए ये अ न्यू फंड ऑफ फंड्स विथ एक्सपेंडेड स्कोप एंड फ्रेश कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़ टू बी सेटअप। एक फंड ऑफ फंड लाया जाएगा जिसमें क्या होगा 10,000 करोड़ उसमें एलोकेट किया गया है। फंड ऑफ फंड में कितना एलोकेट किया गया है, फंड ऑफ फंड्स में कितना एलोकेट किया गया भैया 10,000 करोड़ फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू बी लॉन्च, ठीक है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फंड ऑफ फंड्स किसके लिए किया गया है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि कौन होंगी, वुमन होंगी या शेड्यूल कास्ट से होंगी, शेड्यूल ट्राइब से होंगी, उसके लिए। इट विल प्रोवाइड ए टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में जो लोग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ठीक है, पहले 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स जो कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, कौन कौन, जो वुमन हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। पहले 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को अप टू 2 करोड़, मतलब क्या है ये इन 5 लाख में एक को 2 करोड़ नहीं, ये लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर में लोन्स 2 करोड़ तक के लोन्स को दिए जाने की बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट में, वो कौन है हमारा इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। इसमें क्या लाया गया, अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 न्यू अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। याद रखेंगे अटल टिंकरिंग लैब्स लाया जाएगा कितना 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स
वो गवर्नमेंट स्कूल्स में लाए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। याद रखना है, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी किसको, सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स को, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को इन रूरल एरियाज। याद रखेंगे किसके तहत, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। अब आ जाते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो लाया गया, इसके तहत जो इंडियन स्कूल्स में बुक्स होंगे वो इंडियन लैंग्वेज पे होंगे और उसको प्रोत्साहन किया जाएगा इसके तहत, किसके तहत, भारत भाषा पुस्तक स्कीम के तहत, ठीक है। अगला है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, कितना, 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेटअप फॉर मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रही बात, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के तहत 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे, ठीक है। 5, ये ध्यान रखना है, 5। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़ के जो कैपेसिटी को है उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स विल बी क्रिएटेड इन 5 आईआईटीज़। अब ये कौन होंगे ये भी नहीं पता, लेकिन 5 आईआईटीज़ को चुनी जाएगी और उसको उसके कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी बनेंगे, 5 आईआईटीज़ को एक्सपेंड भी किया जाएगा। डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डे केयर सेंटर जो है ना सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाया जाएगा। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स 200 सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय 2025-26। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में टारगेट है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या हो जाए, डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे सारे हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो 2025-26 जो ये जो सेशन चल रहा है इसमें कितना टारगेट किया गया कि भाई 200 तो कम से कम बना लेना है, ठीक है, 200 बना लेना है। अब आ जाइए पीएम स्वनिधि स्कीम विल बी रीवैम्प्ड विथ इन्हेंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स विथ 30,000 लिमिट। पीएम स्वनिधि में का जो लिमिट है वो कार्ड का लिमिट वो कितना है कर दिया, वो 30,000, ठीक है। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी में 1.5 लाख करोड़ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ का क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लाया जाएगा कब, 2025 से 30 तक का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। उसके तहत कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, टू री इन्वेस्ट 10 लाख करोड़, मतलब हम लोग 10 लाख करोड़ इसमें जनरेट करना चाहते हैं, किससे, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के साथ। वो कि क्या होगा 2025 से 30 तक का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में री इन्वेस्ट किया जाएगा कम से कम कितना, 10 लाख करोड़ का, ठीक है। उसके बाद टू अचीव 100% कवरेज, ठीक है। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। याद रखना है कि भाई इस बजट में जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये कर दिया गया है आपका 2028 तक, किसके लिए, टू अचीव 100% कवरेज। अभी जो 2019 तक है उसमें क्या देखा गया, 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, लगभग 80% ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन हैव वाटर टैप कनेक्शंस। 2019 तक में सिंस 2019 से लेकर के अब तक, यानी कि 2025 तक अभी तो अब तक कितना है, 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को जोड़ लिया गया है किसमें, क्या बोलते हैं, टैप वाटर कनेक्शन के साथ। अभी इसका मतलब ये लगभग 80 करोड़ इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इसको 100% करने के लिए इस मिशन को बढ़ा दिया गया कब तक, 2028 तक। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। इसके तहत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत हमारा क्या है टारगेट कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं कब तक, बाय 2047, 2047 तक, जब हम लोग आज़ादी का 100वां सालगिरह बनाएंगे तो उस समय तक हमारा टारगेट है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी हो वो कितना हो, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हम प्राप्त कर सकें। अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट भी लाया जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स किया जाएगा इन ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के लिए क्या किया जाएगा, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है अमेंडमेंट्स करेंगे किसमें, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में और सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में। पता है असल में ये जो दोनों एक्ट है ना ये इतने स्ट्रिक्ट हैं जिससे कि जो विदेश से जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया में वो नहीं हो पाती है, तो इस वजह से इनको इन दोनों एक्ट्स में थोड़े से बदलाव किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। देखो इसके तहत हमें क्या करना है ना, हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने जा रहे हैं। विल बी लॉन्च टू ऑपरेशनलाइज एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डेवलप्ड SMRs, यानी कि 5 SMRs इंडिजिनसली यानी हम लोग भारत में ही, ठीक है, बनाना चाहते हैं बाय 2033। ये ध्यान रखना है कि 2033 तक भारत का जो एम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने का कितना, 5, और पाँचों के पाँचों इंडिया अपने दम पे बनाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 5 न्यू इंडिजिनसली डेवलप्ड SMRs बनेंगे, ठीक है। और जो कि कब तक, 2033 तक। SMRs का जो ये होता है ना वो
क्या बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है वो 300 मेगावाट एनर्जी ये देगी, ठीक है, 300 मेगावाट, ठीक है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद है उड़ान। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी ये स्कीम है, ठीक है, ये रीजनल कनेक्टिविटी वाली स्कीम है। आपको पता है कि उड़े देश का आम नागरिक, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। की फीचर इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस। हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये जो एक्सपेंड करना चाहते हैं उड़ान स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी को, वो 120 न्यू डेस्टिनेशंस को इसमें कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में स्मॉल हेलीपैड्स और क्या बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। अब आप बता देखिए बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ट इन 3 जगह भैया। कहाँ पे? सोनपुर, राजगीर और भागलपुर में ग्रीन फील्ड का मतलब है यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट अभी है नहीं, एक बिल्कुल नए तरीके से नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कौन से? 3 जगह पे, सोनपुर, राजगीर, भागलपुर, याद रखेंगे, सोनपुर, राजगीर, भागलपुर हैं। उसके बाद आल्सो प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द बजट टू बिल्ड 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, उसको मरम्मत उसको अच्छे से रेनोवेट करेगा किससे? ये है 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे इन दी स्टेट। एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड इन सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी एंड रक्सौल, ठीक है। ये 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट यानी ऑलरेडी एयरपोर्ट हैं, उनको मतलब ये किया जाएगा, रेनोवेट वगैरह करके उसको चलने लायक बनाया जाएगा। कौन सा? सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी एंड रक्सौल, याद रखना है 8 जगह का नाम, ठीक है। और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, वो कौन है? सोनपुर, राजगीर और भागलपुर, ठीक है। उसके बाद एट द सेम टाइम विद द एक्सटेंशन ऑफ रनवे ऑफ बिहटा एयरपोर्ट के रनवे को भी एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, टू 12,000 फीट तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कितना तक? 12,000 फीट तक। कौन से एयरपोर्ट को? बिहटा एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा, उसके रनवे को। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत मिथिलांचल में बनेगा वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, कल्टिवेटिंग ओवर 50,000 हेक्टेयर्स एट प्रेजेंट, ठीक है। लैक्स ऑफ फार्मर्स ऑफ 36 ब्लॉक ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित हो रहे हैं? वो हो रहे हैं मधुबनी और दरभंगा। कौन से? मधुबनी और दरभंगा, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। एट प्रेजेंट द इरीगेशन कैपेसिटी इज ओनली 2,70,474 हेक्टेयर्स। इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 12,74,000, ये कितना हुआ? 2,70,474 हेक्टेयर्स, और इट विल बी इंक्रीज्ड बाय, इसको कितने से बढ़ा दिया जाएगा? 1,27,403 हेक्टेयर्स, इतना बढ़ जाएगा। तो टोटल अब 2 लाख में 2,70,474 में आप ये जोड़ दो तो ये टोटल कैपेसिटी हो जाएगी इरिगेशन कैपेसिटी वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का, जो कि किसमें है? मिथिलांचल में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से? मधुबनी और दरभंगा वाले एरिया में। अभी ये मधुबनी और दरभंगा इससे लाभान्वित हो रहा है, इसको बढ़ा दिया जाएगा कितने से? 1,27,403 हेक्टेयर से, ठीक है। प्रपोज इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। एक बिहार में इस बजट में ये भी बोला गया कि बिहार में एक क्या बनेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में ही, ठीक है। क्यों? बिहार में मखाना जो है 85% पूरी दुनिया का जो मखाना है ना वो बिहार में ही पैदा होता है, ठीक है, बिहार में ही प्रोड्यूस होता है, बिहार में वो भी, ठीक है। कौन से एरिया में? उधर जो कटिहार है, उसके बाद पूर्णिया है, इस सारे इलाके में, ठीक है। अब आ जाइए, ये स्वामी फंड 2 क्या है? ये स्वामी फंड 2 है सपोर्ट मिडिल इनकम फैमिलीज़ बाय कंप्लीटिंग इंस्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो इसके तहत कितना दिया जाएगा? ये कितना टारगेट है हमारा कि स्वामी फंड के तहत जो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, स्वामी फंड क्या है? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसके तहत 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। टारगेट क्या है? 1 लाख हाउसिंग यूनिट। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, इसमें क्या है? टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन द कंट्री विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट। स्पेशल फोकस ऑन द डेस्टिनेशन रिलेटेड टू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। स्पेशल फोकस किस पे दिया जाएगा? लाइफ एंड टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा, याद रखेंगे ना, क्योंकि आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई बताओ इनमें से किस पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किन डेस्टिनेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर फोकस किया जाएगा। तो उसमें अगर दे देगा लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, जैन से, महावीरा से रिलेटेड, ठीक है, गुरु नानक जी से रिलेटेड, या और किसी इसका नाम दे करके उसके बाद पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा? लॉर्ड बुद्धा के से रिलेटेड साइट्स और उनके टाइम से को, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन जो है, इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए कितना हम लोग एलोकेट किए हैं? 20,000 करोड़। पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISCs विथ इन्हेंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। समझ में आ रही बात? कितना है कि 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत, किसमें? IITs और IISCs पे। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, सेकेंड जीन बैंक विथ 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स विल बी सेट अप
फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग दूसरा जीन बैंक बनाने जा रहे हैं। कौन सा दूसरा जीन बैंक? किसके लिए? फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। इंडिया का जो फर्स्ट जीन बैंक था वो कब बना था? 1996 में, ठीक है भाई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR NBPGR न्यू दिल्ली में है। ये पहला जीन बैंक जो है वो हमारा 1996 में बना था, और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब ये सेकंड जीन बैंक इस बजट में बोला गया। क्यों? फ्यूचर के लिए, फूड्स एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन इसमें लाया गया। ज्ञान भारतम मिशन क्या कहता है? फॉर एवरी डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट। इसमें बेसिकली हमारे मनुस्क्रिप्ट को सेव किया जाएगा, उसको संरक्षण दी जाएगी। किसके तहत? ज्ञान भारतम मिशन के तहत। डॉक्यूमेंट्स है उनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। लगभग कितना? मोर देन 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के तहत, ठीक है। मोर देन 1 करोड़, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, इसके तहत अर्बन चैलेंज फंड के तहत कितना दिया गया? 1 लाख करोड़। अर्बन चैलेंज फंड के तहत कितना? 1 लाख करोड़। टू इम्प्लीमेंट दी प्रपोजल्स फॉर सिटीज़ एज ग्रोथ हब, सिटीज़ को ग्रोथ हब बनाने के लिए, ग्रोथ के हब बनाने के लिए क्या 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड आया है। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ किया जाएगा, वाटर एंड सैनिटेशन को बढ़िया किया जाएगा। अनाउंसड इन जुलाई बजट, ठीक है। एन एलोकेशन ऑफ 10,000 करोड़ प्रपोज्ड फॉर 2025-26। देखो 1 लाख करोड़ तो टोटल है क्या हमारा कि भाई इस बजट में किया गया, लेकिन 2025-26 के लिए कितना प्रपोज किया गया बजट में? 10,000 करोड़ अर्बन चैलेंज फंड। आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें अर्बन चैलेंज फंड, उसके तहत क्या अर्बन एरियाज़ को बेहतर किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा सिटीज़ एज ए ग्रोथ ऑफ हब, मतलब सिटीज़ को ग्रोथ ऑफ हब के रूप में बनाया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर एंड सैनिटेशन वगैरह को बढ़िया करना पड़ेगा, रीडेवलपमेंट करनी पड़ेगी सिटीज़ की, ठीक है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए कितना? 1 लाख करोड़। 10,000 करोड़ अभी 2025-26 के लिए दिया गया है। फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट हमारा क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के तहत भारत ट्रेड नेट, अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है। भारत ट्रेड नेट लाया जाएगा। उसके तहत क्या होगा? यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा फॉर ट्रेड एंड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड के जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं उसके लिए भारत ट्रेड नेट लाया जाएगा और उसको स्मूथ किया जाएगा, ठीक है। बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होगा? सपोर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट किया जाएगा। ये जो फोर्थ रिवोल्यूशन चल रहा है इसमें इंडस्ट्री के लिए, तो इसको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। अब देखिए टैक्सेशन रिफॉर्म्स में क्या लाया गया है? न्यू इनकम टैक्स स्लैब, नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 लाख, 12 लाख तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अब तक 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 75,000 करोड़ फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। देखो सैलरी इंडिविजुअल के लिए 75,000 जो है वो क्या है? वो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसका मतलब है जानते हो, उन लोगों के लिए 12,75,000 तक क्या है? कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसका डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल्स का जो गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 12,75,000। नॉर्मल लोग जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है उनके लिए इनकम टैक्स में जो छूट है वो कहाँ तक है? 12 लाख तक है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि 12 लाख तक जीरो, उसके बाद 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक कितना है? 25%, उसके बाद 24 से 30 लाख तक 30%, और 30 लाख से ऊपर में भी 30%। तो ये एक डाटा है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 30, ठीक है। और वो 15% से बढ़ाते हुए जाना है आपको, ठीक है, 5-5 करके, ठीक है। और 30% मतलब जो लास्ट है वो मैक्सिमम 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। ईज़ ऑफ कंप्लाइंस में देखिए, अब अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक्सटेंडेड टू 4 ईयर्स। सीनियर सिटीजन्स इंटरेस्ट एग्जाम्पशन लिमिट डबल टू 1 लाख। याद रखना है कि सीनियर सिटीजन के जो इंटरेस्ट एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1 लाख, यानी पिछले पहले क्या था? 50,000 था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मरीन प्रोडक्ट्स टू इनहेंस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल सी फूड मार्केट प्रपोज टू रिड्यूस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्रॉम 30% टू 5% ऑन फ्रोजन फिश, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फ्रोजन फिश पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कितना कर दिया गया है? 30% से घटा करके कितना कर दिया है? 5%। फ्रोजन फिश पेस्ट, ठीक है, जिसको सुरीमी भी बोलते हैं, उसमें उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया? उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था 30% का, उसको घटा कर कितना कर दिया गया? 5%। ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। FDI इन इंश्योरेंस जो इंक्रीज़ कर दिया गया है 74 से 100%, यानी अब इंश्योरेंस के कुछ सेक्टर्स में 100% तक की FDI की जा सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या है? रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में है आपका हाई लेवल कमेटी फॉर लाइसेंसिंग एंड कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ये सब चीज़ पे काम किया जाएगा ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे वो मतलब कि आसानी से हो सके। ये लाइसेंसिंग वगैरह को ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, अभी इसको मतलब स्मूथ किया जाएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेडिसिन इंपोर्ट में क्या किया गया है? रिलीफ ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, कितने? 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स। याद रखना है कि भाई बजट में कितने ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स को एग्जम्प्ट किया गया है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी से। वो कितना है? 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी से उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। कौन सा? 36 किसको? लाइफ सेविंग ड्रग्स को। 6 अदर्स
आर सब्जेक्ट टू 5% कंसेशनल ड्यूटी। 6 अदर और हैं जिसमें 5% तक की कंसेशनल ड्यूटी है, ठीक है। बेनिफिटिंग दोज विद कैंसर, रेयर एंड क्रोनिक डिजीज़। इन सारे जो कैंसर, रेयर और क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, इसमें मतलब बहुत खास तरह की दवाइयाँ लगती हैं और वो इंडिया में है नहीं, ठीक है। तो वैसी दवाइयों को मंगाया जाता है, फिर उसके बाद दिया जाता है, तो इस पर खर्च बहुत आ जाता है जो बीमार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये करी कि भाई 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया। 6 अदर्स और थे, उसमें 5% तक मतलब कंसेशनल ड्यूटी लगा दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लोग इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं तो उसको एक राहत मिलेगी, ठीक है। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 37 मोर मेडिसिन अलॉन्ग विथ 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स विल गेट एग्जम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 37 और दवाइयों को मतलब कि बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि भाई 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को जो है ना वो बेसिक कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारे थे। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू बजट, वो क्या है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, ठीक है। आर्टिकल 110 क्या करता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 113 है जो प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। आर्टिकल 114 क्या बोलता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। आर्टिकल 115 क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। आर्टिकल 116 क्या बोलता है, वोट ऑन अकाउंट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 116 आप याद रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 114 याद रखेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर है। आर्टिकल 110 ये आपको ध्यान रखना है, ये मनी बिल से है। आर्टिकल 112 ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 150 क्या करता है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 265 वो बात करता है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये किसका कौन सा, आर्टिकल 265 के तहत। 266 बोलता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड दी स्टेट। ये किस पे है, ये है 266 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है आर्टिकल 266 को, ठीक है। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सेंटर एंड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 281 रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है। आर्टिकल 292 के तहत बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो करती है वो किस पे, आर्टिकल 212 के तहत। तो ये सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बजट सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ISPCS डिकोडर, ठीक है। और आप जुड़े थे ISPCS डिकोडर के साथ। होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप थोड़ा सा इसको बढ़िया से देख लेंगे, इसमें जो नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप इसमें थोड़ा बहुत बना लेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ISPCS डिकोडर। थैंक यू।